चलिए देखिए, वस्तु को कहां कहां रखेंगे कि कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा। हम कल बताए थे कि इसको बताएंगे ना, वस्तु की स्थिति। चलिए बढ़िया से बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको एकदम बढ़िया से बनाएंगे। वस्तु की स्थिति कि वस्तु कहां रखेंगे, किस दर्पण में। सबसे पहले देखते हैं उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। कोई बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कितना जगह पर रखा जाता है? 2 जगह पे। उत्तल दर्पण में वस्तु को सिर्फ कितने जगह पर रखा जाता है? एगो कहां रखा जाता है? अनंत पर। एगो रखा जाता है अनंत और पी के बीच। अनंत और पी के बीच यानी कि अनंत और ध्रुव के वस्तु की स्थिति। ये है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की। इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार देखते हैं कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति देखेंगे कि हम लोग कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे कि कैसा बनेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले वस्तु को हम उत्तल दर्पण में रखे थे अनंत पर। तो अनंत पर रखे थे तो वस्तु कहां बना था, प्रतिबिंब कहां बना था उसका? फोकस पर यानी कि एफ पर। फोकस पर यानी कि आकार बहुत छोटा। आकार क्या बना था इसका? बहुत छोटा। आकार क्या बना था? बहुत। और प्रकृति बताओ, प्रकृति मतलब वास्तविक था कि काल्पनिक था? काल्पनिक था। कौन सा था? काल्पनिक था। कौन सा प्रतिबिंब था? और दूसरा वस्तु को रखे थे हम अनंत और पी के बीच। अनंत और पी के बीच। प्यारे बच्चों, अनंत और पी के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब बना था एफ और पी के बीच। एफ और पी के बीच वस्तु का प्रतिबिंब जो बना था वो आकार कैसा था? छोटा था। आकार कैसा था? और प्रकृति यानी कि इसका काल्पनिक था कि वास्तविक था? काल्पनिक था। आपको पता होना चाहिए कि केवल अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण 3 प्रकार का पढ़े थे ना हम लोग। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण एगो था, एगो उत्तल था, एगो अवतल था। तो अगर परवलयिक छोड़ दो, अभी समतल था, उत्तल था और अवतल था। तो समतल में उत्तल में काल्पनिक बनता है। केवल अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा था उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का निर्धारण। यही सही हो रहा था ना? अरे बोलो, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो कहां बनेगा प्रतिबिंब उसका? एफ पर। आकार बहुत छोटा और प्रकृति क्या होगा इसका? काल्पनिक। और दूसरा वस्तु, अरे यही ना था जी, हाँ सही ना था कि ये था उत्तल दर्पण। अब वस्तु को कहां रखा जा रहा था? अनंत पर। इससे किरण आया, हेने जा रहा था, इससे किरण आया, अरे इधर जा रहा था, लग रहा था कि कहां से होकर आ रहा है? फोकस से। यहीं पर इसका प्रतिबिंब बना। कब? जब अनंत पर वस्तु को रखा गया था। और जब वस्तु को रख दिया गया अनंत और पी के बीच, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे सी होता है, और यहाँ पे वस्तु को रख देंगे तो एक किरण ऐसे गया और ये कहां से होकर लगेगा कि आ रहा है? तो ये इसके बीच बनता है ना, पी और एफ के बीच। ये था उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का निर्धारण। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे कहां कहां। वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे कहां? अवतल दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे कहां? दूसरा चीज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। है बात नहीं? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तीसरा चीज देखेंगे कि आकार क्या होगा। आकार क्या होगा। चौथा चीज क्या देखेंगे? प्रकृति ना, क्या देखेंगे? प्रकृति। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रतिबिंब को रखा कहां कहां जाएगा। खड़ा हो जाओ, तू ही खड़ा हो जाओ, आनंद नाम है। कौन जगह वस्तु को रखा जाता है? कहां कहां? पहला में कहां?
अनंत पर। दूसरा कहां, अनंत और सी के बीच, सी के बीच। इसके बाद सी पर। तीसरा के बाद चौथा सी और एफ के बीच। पांचवा एफ पर। छठा एफ और पी के बीच, एफ और पी के बैठो। ये था ना, यही था ना। वस्तु को कहां कहां रखा जाता है, अनंत पर, अनंत और सी के बीच। एकदम लाइन से देखते जाओ ना, अनंत, अनंत और सी के बीच, सी, सी और एफ के बीच, एफ, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। जा मिटा दिए हो, चलो लिखो। कहां कहां वस्तु को रखेंगे, अनंत पर, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर, एफ और पी के बीच। बैठो, आए समझ में। अब बनेगा प्रतिबिंब, अब बनेगा अनंत पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा जाकर के एफ पर, बनेगा ना। अनंत और सी के बीच रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा इसका, सी और एफ के बीच। सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी ए पर बन जाएगा। सी और एफ के बीच रखेंगे तो बनेगा अनंत और सी के बीच। एफ पर रखेंगे चला जाएगा कहां, अनंत पर। एफ और पी पर अगर रखेंगे, एफ और पी के बीच रखेंगे तो ये चला जाएगा दर्पण के, कल समझाए हैं सब, खूब बढ़िया से समझाए हैं, दर्पण के। अब चलते हैं आकार में। इसमें आकार बन रहा था बहुत छोटा, बहुत, इसमें आकार बन रहा था छोटा, ये बन रहा था बराबर। क्या बन रहा था, अरे बबुआ, ई कहां बनत रहे हो, इना ई कैसन बनत रहे हो, बड़ा। ये बनत रहे बहुत बड़ा और ये बन रहा था बड़ा। क्या बन रहा था, प्रकृति में चलते हैं। इसमें क्या प्रकृति था, वास्तविक, 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 वास्तविक। और यहां पर क्या था, समझ में आ गया। ये जो हम पढ़ाए थे उसी का डायग्राम है, उसी का डायग्राम है ना, याद हो जाएगा। बोलो, आप ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है। देखो ये, चुप रहो, इसको खाली एगो छांट दो। प्रतिबिंब कहां कहां बन रहा है देखो, ये है अवतल दर्पण और इसे प्रतिबिंब कहां कहां रखा जा रहा है। एगो ये होता है P, ये होता है F, ये C। तीन गो पॉइंट हमें पता है। प्रतिबिंब रखा जाता है अनंत पर, फिर अनंत और C के बीच, फिर C पर, C और F के, F पर, F और P के। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबसे लास्ट वाला ये वाला है, ये पीछे चला जाता है। ये तो हो गया। अब इवेन ऑड याद करो। देखो, सबसे जो लास्ट में शुरू में रखेंगे तो सबसे लास्ट में बनेगा, बन रहा है ना। फिर एक स्टेप घसकाए इसको आगे तो ये एक स्टेप घसक गया पीछे। देखो, ये इधर से 2 के लिए कौन सा आ रहा है, 4। सम भी समय याद कर लो ना। 1 वाला बनेगा 5 पर और 2 वाला बनेगा, और 3 वाला के लिए कुछ जगह नहीं है तो खुद से 3 वाला कहां बन गया, 3 पर। फिर 4 वाला कहां चला गया, 2 पर, और 5 वाला कहां चला गया, ये वाला पीछे चल जाता है। समझ में रहा है। सम विषम करके याद कर लो। नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4 5 6 गिन लो। अनंत, अनंत और सी के बीच, सी, सी और एफ के बीच, एफ, एफ और पी के बीच। छुआ को छोड़ दो, छुआ चला गया सबसे लास्ट में, दर्पण के पीछे। अब बच गया 1 का 5,
1 पे आता है अनंत, 5 पे आता है फोकस। यानी कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, फोकस पे रखेंगे तो 5 को उंगली निकालो ना इसे। अनंत हाई करा का अनंत मानो, है करा का क्या मानो, फोकस है। यहां पे रखेंगे तो यहां पे चला जाएगा, यहां पे रखेंगे तो, बुझा गया। तो ये हो गया फोकस, चला गया अनंत, ये हो गया अनंत, चला गया अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, फोकस पर रखेंगे तो। अब हे करा के देखो, हाई है अनंत और सी के बीच, तो हाई एफ और पी के, सॉरी पी और सी के, सॉरी एफ और सी के बीच, एफ और सी के, हाई है सी और अनंत के बीच, तो हाई है सी और एफ के बीच वाला, बीच में बनता है, ऐसा याद कर लो, बीच वाला। और सबसे जो सी पर रखेंगे तो सी ए पर बन जाएगा, सी पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा। अब आकार देखते हैं, आकार है ठीक है, याद हो गया तो बढ़िया है। अगर आकार याद करना है तो अब बड़ा छोटा का पहाड़ा पढ़ो, सबसे छोटा, सबसे, तब चलो आगे छोटा, छोटा के बाद बराबर, बराबर के बाद बड़ा, बड़ा के बाद सबसे बड़ा, सबसे, फिर हो गया सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, और यही ना है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है। प्रतिबिंब कहां रखेंगे, कहां बनेगा, समझ में आ जाएगा ना। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो सी और एफ के बीच, सी पर रखेंगे तो सी पर, सी और एफ के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के बीच, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर। 5 को स्थिति में काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। 6वां स्थिति में वस्तु से क्या बन जाएगा, बड़ा, दर्पण के पीछे और वस्तु से, याद हो जाएगा। चलो हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये देखो अभी आ रहा है, ये सब पढ़ नहीं लिए हम लोग, चलो ये अभी आ रहा है, देख लो। ये सब फिकर था ना, हम बोले थे इसमें कलई कर देना है ऐसे, ठीक है, ये सब सिखा दिए हम, ये ना तो कल बताए हैं पूरा टाइम है। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग, अब देखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। सबसे पहला उपयोग है इसका हजामत बनाने में, हजामत बनाने, सबसे पहला उपयोग सीखना है इसका हजामत बनाने में। कहां, अब ये घरे बोले तो आओ तो हजामत बनाओ, तो नहीं तो नॉट हजामत, हजामत वो कुटाई पिटाई वाला होता है, ये हजामत नहीं, दाढ़ी बनाना, ठीक है। दाढ़ी बनाने को क्या कहा जाता है, हजामत बनाना। दाढ़ी बनाने को क्या कहा जाता है, हजामत। खाली आदमी का नहीं, मेल का ही नहीं, फीमेल का भी बनता है। हजामत बनाने में जहां भी आएगा कौन सा दर्पण होगा वो। अच्छा कभी सलून में गए हो बाल कटवाने, सलूनमा में बलवा कटवाने जाते हो, बलवा देखने में बड़ी अच्छा लगता है, महसूस हुआ है सर। जैसे ही घर आते हैं फिर बकरी जैसा लगने लगता है आदमी, वहां पे जाता है बड़ा सुंदर दिखता है। काहे सुंदर दिखता है, वो में फोटोए बड़ा बड़ा बनने लगता है, बुझा रहा है ना। तो इसीलिए वहां पे जब वो पूरा बना बना के भेजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो वहां पे वो बड़ा दिखाई देता है, तस्वीर जो है ना अपना क्या दिखाई देता है, बड़ा। हजामत बनाने में कौन सा दर्पण, दूसरा दर्पण होता है इसका सोलर कुकर में, सोलर कुकर, सोलर कुकर आता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर नहीं देखे हो, टेंशन मतलब आगे आएगा। सोलर कुकर में हजामत बनाने में, सोलर कुकर में। इसके बाद में सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट, हेड लाइट अग्रह में, ये समय जो होता है कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। चौथा होता है रोगियों के कान, दांत, आंख चेक करने में, ठीक है। और 5वां होता है परावर्तक दूरबीन में, ठीक है। चलो कहां कहां सबसे पहला उपयोग आया हजामत बनाने में, कहां, सोलर कुकर में, सर्च लाइट, हेडलाइट। सर्च लाइट समझ में आता है क्या कहलाता है, वो देखे होंगे कोयला वोयला के खदान में जो काम करता है, तो उसके खदान में काम करते हैं, यहाँ पे एगो लेगियर रहता है, उसमें लाइट रहता है। चाहे पुलिस उलिस देखे होंगे,
वो लोग एगो टोपी जैसन पहना तो उस समय लाइट बढ़ता है। अच्छा है एगो हिल क्लाइंब एगो गेम आता है, उसमें देखे होंगे वो जब नाइट वाला मोड में चलिएगा ना, वो रोडवा खरीदिएगा जब, खेला है कभी तो वो हमें देखे होंगे लाइट जला के चलता है, जलता है मुड़िए मगर लाइट जलता है। तो सर्च लाइट रोगियों के कान नाक दांत ये सब जांच करने में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। सबसे पहला उपयोग देखते हैं हम लोग सोलर कुकर में। आपको पता है सोलर कुकर भी आता है, आप घामा में रखोगे भुजिया पक जाएगा, घामा में रखोगे भात पक जाएगा, घामा में रखोगे दाल बन जाएगा। हैं? कुकर में भुजिया नहीं बनाए हो कभी? कुकर में भुजिया कैसे बनाओगे? अभी तो घरे कढ़ाई बनता होगा, रहोगे जब रूम लेके ना, कुकर में भुजिया, कुकर में मीट, कुकर में चाय, कुकर में मैगी, सब बन जाता है एक लौता कुकर में। का है कढ़ाई मांजे के ना पड़ी घरे हाथ ना बर्तन हो जाता है। रूम लेकर रहोगे ना, अरे कुकर में हम रहते थे ना, एक एक कुकर में एक के साथ दाल भात चोखा बना देते थे। खिचड़ी नहीं, सच का दाल भात चोखा बताए थे हम तुम लोगों को। दाल बैठा दो, लोटा ले लो, चाहे कुछ ले लो, ओकरा में भात बैठा दो, वही में अब बगल में क्या डाल दो, अब बस 2 को सीटी लगाओ, सब कुछ पका पका पाओ, खाओ, पढ़ने जाओ। आज अब सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है बताओ? सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण अनंत पर है। जबरा भाई, अनंत पर आने वाली सूर्य की पहला नहीं किरण पुंजों के उष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसरित करता है, जिसके कारण कुकर में रखे खाद्य पदार्थ को गलने के लिए पर्याप्त ऊष्मा मिल जाती है और खाद्य पदार्थ आसानी से गल जाता है। अच्छा बताओ, ये कभी कभी आप लेंस ऑन से हाथ और जलाए होंगे, अपना जलने लगता है, कागज जल जाता है, कागज। खैर लेंस पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। उसमें आपको बता रहे हैं कि अगर कोई काहे तू लोग मत बतियाओ, हमारा बतिया सुनो, सुनने आयो कि बोलने आयो? बोलो, अरे तो हम ही चुपचाप रहते हैं, तू ही लोग बोलो। ढेर तेज हो तो तेज बनो तो मंजा ढेर। ये है मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब तुरंत कहेगा कि कल ही नहीं है, कल अवतल दर्पण है ना। अब यहां से अगर कोई समानांतर किरण बताओ, एक आए, अच्छा एक से ज्यादा आए, एक आए चाहे एक से ज्यादा आए, वो कहां से होकर कटेगा? कहां से होकर कटेगा वो? कहां से होकर कटेगा वो? कोई भी समानांतर किरण अगर आएगा तो एक के रास्ता से जाएगा। ये मान लीजिए यहां पे है फोकस, उस सब के सब कहां से कटेगा? फोकस से। 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 कोई भी अगर किरण आएगा वो फोकस से कटेगा, और जब फोकस से कट रहा है बचवा, तो ऐसा हमें दर्पण का आवश्यकता होगा। हमें खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। और सूर्य से उष्मा लेना है, ऐसा कुछ चाहिए ना कि सब उष्मा बटोर के एक जगह लगा दे, तो ऐसा एगो दर्पण रख दिया जाता है। ऐसा क्या रख दिया जाता है? एगो दर्पण। देखो दर्पण रखा गया है ना। अब ये सबसे किरण आ रहा है, ये पर पड़ेगा, पढ़कर सब रिफ्लेक्ट करके एक जगह कर देगा, इसको एक जगह कर देगा, एक जगह कर देगा, बस खाना बन गया। उसमें नहीं मिल गया तेज इसको। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। देखो नहीं तो ऐसा भी रहता है, देखो यहां से देखो क्या किया गया है, ऐसा कुछ होता है, इसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया था, ठीक है। और सूर्य का किरण जब आएगा तो यहां से मोड़ करके हमें अंदर कर देगा इसको। उष्मा, उष्मा क्या कर देगा? इसमें अंदर कर देगा। अंदर कर देगा तो अंदर जो भी रखेंगे वो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। बोलो, सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण अनंत पर स्थित सूर्य से आने वाली किरण पुंज के उष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसारित करता है, जिसके कारण कुकर में रखे खाद्य पदार्थों को गलने के लिए
पर्याप्त ऊष्मा मिल जाता है और खाद्य पदार्थ आसानी से गल जाता है। उत्तल दर्पण का हम 4 को प्रयोग उसमें लिखे थे। सबसे पहले प्रयोग लिखे थे हजामत बनाने में, दूसरा प्रयोग लिखे थे सोलर कुकर में, तीसरा लिखे थे रोगियों के कान नाक जांच करने में, चौथा लिखे थे हेडलाइट सर्च लाइट में। तो सबसे पहले उपयोग समझ में आ गया ना काहे किया जाता है? क्योंकि जो सूर्य से किरणें निकलती है कैसे निकलती है? समानांतर। हमारे पास उसको आता है तो समानांतर आता है। तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग लगा कर देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण समानांतर आ रही किरणों को एक जगह फोकसित कर देता करता है ना, ऐसा कुछ करता है ना ये फोकसित। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो आएगा जो किरण वो एक जगह क्या कर देगा, उसको फोकसित कर देगा। समझ में आ गया? अगला आता है हजामत बनाने में। कहीं भी अगर दाढ़ी बनाने का बात हुआ, चाहे बाल कटवाने का बात हुआ, तो जो बार्बर होता है, जो सैलून वाले होते हैं, उनको आराम होना चाहिए। और प्लस में जो कटवाने गए हैं उनको भी देखने में लगना चाहिए कि नहीं बाल जो छोटा वोटा तो नहीं है ना, छोटी छोटी दाढ़ी भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए बड़े बड़े वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब हम उसमें पी और एफ के बीच इसको एडजस्ट करेंगे, पी और एफ के बीच जब इसको एडजस्ट करेंगे, पी और एफ के बीच, तो इसका प्रतिबिंब है जगह बन जाएगा। अब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? हम टूलवा में दिखा रहे थे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा। और बोलिए कि सर जी हम लोग ऐसा कबो दर्पण देखे नहीं है जो हल्का सा टेढ़ हो, आप उसको छुओगे तो शीशा जैसा लगेगा। देखो उसका उतना वक्रता त्रिज्या ले लिया गया है ना, एकदम हल्का सा टेढ़ किया रहता है, एकदम हल्का सा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि पता ना चले, नहीं तो ऐसे बना देगा तब तो फिर कहीं अगर में ज्यादा दूर चले गए तो टेढ़ा दिखाई देने लगेगा, उल्टा दिखाई देने लगेगा। तो इसको इतना वक्रता त्रिज्या ले लेता है ना कि हल्का सा टेढ़ा बनाता है, जो कि पता भी नहीं चलता है। तो हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल का। क्यों किया जाता है? क्योंकि छोटी छोटी दाढ़ी को भी बड़ा दिखाई देना चाहिए, छोटी छोटी दाढ़ी को भी बड़ा दिखाई देना। हजामत बनाने में बड़े वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण के सामने होने पर छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ने लगती है और हजामत बनाने में सहूलियत होती। चलो बोलो, हजामत बनाने में बड़े बड़े। अब देखो ये वहां से गए हैं कटवाने के लिए दाढ़ी, तो इनको अगर देखेंगे इसमें यहाँ पे सामने दर्पण लगा हुआ है, तो इति को मुड़ी है, इनका इतना बड़ा मुड़ी दिखाई देगा, तो जिसके कारण इनका दाढ़ी बनाने में अगर बाल छूटेगा तो उनको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये जैसे ये है, ये मेल का है, ये फीमेल का है। चलो, हजामत बनाने में बड़े बड़े वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण के सामने खड़े होने पर छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिससे हजामत बनाने में सहूलियत होती है। अगर कोई आज के बाद पूछेगा कि आओ तुम्हारा हजामत बनाते हैं, तो बोलिएगा कि दर्पण लाए हैं, अवतल दर्पण। हाँ, लाठी नहीं, अवतल दर्पण लाए हैं, क्योंकि हजामत बनाने में हम पढ़ के आइल बनी कोचिंग में से। हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? तीसरा उपयोग होता है सर्च लाइट, मोटर गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च में। वो देखे होंगे वो जो अरे ब्याह शादी में वो घूमता ना है लाइट, वो ऊपर है, कौन सा लाइट है वो? अरे हरि कीर्तन जैसे नहीं, एगो तुम बोलो, सार्पी लाइट के जान कौन लाइट है? सार्पी लाइट। चलो, सार्पी लाइट देखे होंगे घूमता है ऊपर, तो लाइटवा जब घूमता है तो उसमें होता कौची है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है उसमें? कैसे अवतल दर्पण होता है? आप देखे थे कि जब किसी वस्तु को हम फोकस पर रखते थे उसका प्रतिबिंब कहां बनता था? अनंत पर। कहां रखते थे? फोकस पर रखते थे, कहां बनता था प्रतिबिंब? अगर कोई किरण हम पढ़ाए भी हैं कि फोकस से होकर जाता है तो समानांतर हो जाता है, फोकस से होकर जाता है तो क्या हो जाता है? वो जो लाइटवा है ना,
ओकरा के ऐसा एडजस्ट नहीं किया जाता है कि वो फोकसे पर रखा जाता है, और जब फोकस पर रखेगा तो किरण निकलेगा उससे, और एक से टकरा टकरा करके क्या हो जाएगा, वो समानांतर तो दूर तक जाएगा ना, समानांतर रहेगा तभी ना दूर तक जाएगा वो। तो सर्च लाइट मोटर गाड़ी के हेड लाइट टॉर्च में किसका उपयोग किया जाता है, बोलो किसका। देखो ये है पुष्पराज है। कुछ लकड़ियां हम बटोर के लाए हैं ने। अब चुप रहो, पकपक मत करो। संतरा होता है, संतरा नहीं, संतरा है वो। चुप रहो अब, पूरा देखा है लगता है बढ़िया से। इस शेखावत सिंह से कम नहीं है, शेखावत सिंह है का जी। आपको पता है जवान पुलिस वो बड़का फॉरेस्ट ऑफिसर था, वो डीएफओ था, वो शेखावत सिंह। ओकरा के नहीं पकड़ा, ओकरा के दरोगा पकड़ के जेल में डाल दिया था अब की बार, साचो में। और जेल में गया था वो क्या नाम है, अल्लू अर्जुन है। और आज बेचारा के जेल में खैर नहीं जाना चाहिए था। वो कहा हुआ था ना, एक जगह एथू था, सिनेमा हॉल था उसमें, और वो हमें वो चला गया ओकरा के देखने के लिए, तो ना भीड़ उमड़ गया कि एगो लेडीज धंगा के मर गई क्या, तो उसमें से वही वो केस हो गया कि तू काहे गया बुझा जो। एकदम लोग पागल है एकदम। और वो पटना में आया था, देखे थे वो पे चढ़ गया था सब, खाम्बा पे चढ़ गया था सब। हाँ छोड़ो, देखो टॉर्च लाइट गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्यों, इसमें ऐसा देखो यहां पे ऐसा रहता है ना, नहीं होगा तो कोई गाड़ी खड़ा होगा, ईंटा लीजिएगा, फोड़िएगा, देखिएगा, पकड़ाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा। ये ऐसा एडजस्ट किया हुआ है, ये इसको रखा गया है फोकस पर। कहां रखा गया है, अब फोकस पर रखने के कारण ये अंदरवा होता है थोड़ा सा गोल सा, ये निकल करके समानांतर कर देता है। क्या कर देता है, देखिए ये लाइट जल रहा है ना, तो एकदम बिल्कुल क्या जाएगा, इसका लाइट क्या है, समानांतर है। देखो सर्च लाइट मोटर गाड़ी के हेड लाइट और टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है परावर्तक सतह के रूप में। इससे बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है और दूर तक देखने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग 3 को पढ़े अभी तक, कौन कौन, पहला सोलर कुकर कहां, और इसके बाद हजामत बनाने में, सर्च लाइट गाड़ी के हेडलाइट या टॉर्च में। समझ में आएगा ना, बोलो सर्च लाइट मोटर गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। इसमें बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है और दूर तक देखने में मदद मिलती है। ऐसा समझ में। अगला आता है रोगियों के कान, नाक, गले और दांत की जांच करने में। अब जाइएगा दांत के डॉक्टर के पास, उसके पास ऐसा ऐसा छोटा छोटा होगा, ऐसा ऐसा देखें कभी चम्मच जैसा होगा, वो शीशा होता है, नोट चम्मच होता है, वो चम्मच नहीं होता, देखिए ऐसा होता है, देखें ना, ये ऐसा कुछ होता है। तो मान लीजिए कि ऊपर का दांत देखना है, तो आपका ऐसे डॉक्टर ऐसे करके देखेंगे नहीं, ऐसा मुंह बाबा के ऐसे ऐसे शीशा डाल देंगे इसमें, उसी में शीशा में देखेंगे उसका फोटो कैसा बन रहा है। नहीं बुझाया, उसको देखने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश स्रोत से आ रही, बल्ब से आ रही प्रकाश को एक छोटी सी जगह में क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, और ये दिखाई देने लगता है। अगला प्रयोग कहाँ है, रोगियों के कान, नाक, गले, दांत और जांच करने। और अगला उपयोग होता है इसका परावर्तक दूरबीन में। 5 गो उपयोग है, चलो पूछ लेते हैं, खड़ा हो जाओ, 5 उपयोग बताओ कौन कौन सा है। हम्म 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 परावर्तक दूरबीन में बैठो, खड़ा हो जाओ जी, बोलो।
हम्म। टॉर्च में। हाँ। हम्म। ये कुछ छूट गया। परावर्तक दूरबीन। परावर्तक दूरबीन में। चलो जी, हाँ खड़े हो जाओ, बोलो। बैठो। याद हो जाएगा। सोलर कुकर का ये अवतल दर्पण का ये उपयोग था। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहला उपयोग होता है इसका स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। दूसरा होता है गाड़ी के साइड मिरर में। साइड मिरर के रूप में। आप कभी मोटरसाइकिल घरे होगा जरूर, उसमें जाके मुंह देखिएगा, मुंह हमारा छोटी को दिखाई देगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा मुंह में छोटी को हो गया है, नहीं, वो शीशवे वैसन है। वो शीशवे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ठीक है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? दो जगह उपयोग होता है, स्ट्रीट लाइट और। बोले स्ट्रीट लाइट क्या है? व्हाट इज स्ट्रीट लाइट? सबसे पहले देखो, साइड मिरर के रूप में इसको पार्श्व दीप भी कहा जाता है। कौन सा दीप कहा जाता है? हाँ? कौन सा दीप? साइड मिरर के रूप में पूछेगा, क्योंकि कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? पार्श्व दीप नहीं। कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए इसमें पार्श्व दीप के रूप में। गधा है सब। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विशाल हो जाता है। देखो, अब बोलेगा कि काहे उत्तल दर्पण, काहे नहीं अवतल दर्पण प्रयोग कर दिए? और आपके जैसा इंजीनियर रहेगा तो करिए देगा अवतल दर्पण। अरे मूर्खों, छोटी को शीशा में, अब बड़का शीशा थोड़ा नहीं लगाना है, छोटी को शीशा में बहुत सारा। देखो हाई साइड मिरर है ना, ये महाराज जी जब झांक रहे, देखो कि पीछे कितना दिख रहा है। अगर सोचे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बड़ा बनने लगे, एक के से सब बंद हो गया। अरे आप पीछे से देखोगे ना, पूरा दिखता है, रोड दिखता है पूरा। गाड़ी उड़ी चलाए होंगे कभी, अगर बाइक कोई, तो आप देखे होंगे पूरा वो पीछे से देखिएगा ना, वो हैं क्या? तू साइड मिरर नहीं दिखता है? बस ऐसे मुंह करके हर था पीछे ना घूम जाता है ऐसे कि पीछे गाड़ी देखने के लिए। हाँ कहा बाबू ऐसे चलावा था नहीं। पता चला कि जाके चलो बताओ, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विशाल होता है। साथ में इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, जिसके कारण पीछे से दूर से आती हुई गाड़ियों का स्पष्ट प्रतिबिंब इसमें बनने लगता, जिससे चालक को साइड लेने और देने दोनों में क्या होता है? सहूलियत होता। तो कोई पूछेगा कि परावर्तक उत्तल दर्पण का प्रयोग अगला कहां होता है? साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का अगला प्रयोग कहां होता है? साइड। बोलो, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विशाल होता है। साथ ही इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा बनता है, जिसके कारण पीछे दूर से आती हुई गाड़ियों का प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट बनने लगता है, जिनसे चालक को साइड लेने और देने में सहूलियत मिलती है।
काहे होता है प्रयोग, समझ में आ जाएगा? अरे बोलो। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उभरा होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो हेनियो से फोटो ले लेगा, हेनियो से चारों तरफ से ले लेगा ना, ऐसे रहेगा तो आगे आएगा तो हेने से थोड़े ना ले पाएगा। तो इसका परावर्तक सतह जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, उभरा विशाल होता है, इसी कारण से। अगला होता है सड़क बल्ब में परावर्तक सतह के रूप में। अब देखिएगा स्ट्रीट लाइट जो होगा, चाहे जो लाइट फैलाता है, उसको कभी खोले हैं? नहीं खोले हैं। आपको हम एग्जांपल बताते हैं। अच्छा ये देखो उनके वीडियो कैमरा वाला को लाइट लेके चलता है तो उसमें ऐसे लाइट रहता है ना, तो कौन सा दर्पण है बताइए? उत्तल नहीं है, अवतल है वो। कौन सा है? अवतल है। हम उत्तल के लिए कौन सा एग्जांपल लें? अरे स्ट्रीट लाइट नहीं देखे, चलो ना। हाँ अरे रुको रुको रुको, क्या है? इसमें का जो शीशा रहता है ना, हाई से रहता है। देखिए आगवा लाइट रहता है एकरा में, एमे के पीछे वाला शीशा हाई से रहता है। इसे क्या करता है कि चारों तरफ किरणों को क्या कर देता है, ये फैला देता है। चारों तरफ किरण को क्या कर देता है, ये फैला देता है। तो परावर्तक सतह के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। परावर्तक सतह के रूप में, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किसका दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। इतना समझ में आ गया? चलिए बताइए अवतल दर्पण का 5 को प्रयोग। सोलर कुकर, हजामत, परावर्तक दूरबीन, रोगियों के कान नाक, और टॉर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च में। और 2 जगह उपयोग होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का और स्ट्रीट लाइट में। समझ में आ गया? ठीक है, जितना ही रहेगा।